आप लोगों का इस नई वीडियो में स्वागत है। आज के हम अपने इस नई वीडियो में पढ़ने वाले हैं एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग, राइट। इसके पहले के वीडियोस में हम लोगों ने मीनिंग देखा था, हमने उसके बारे में कैरेक्टरिस्टिक्स देखा था, उसके बारे में ऑब्जेक्टिव देखा था। आज के हम अपनी इस वीडियो में पढ़ेंगे एडवांटेज क्या होता है और डिसएडवांटेज क्या होता है अकाउंटिंग का, ठीक है। तो अगर इसके पहले की वीडियो आपने ना देखा हो तो एक बार देख लेना, वहां से देख के आओगे तो थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा, क्योंकि एक सीरीज वाइज चलता रहेगा ना, ठीक है। और अगर आपने पहले से देख लिया है तो थैंक यू सो मच। ओके, तो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी टाइम वेस्टिंग। ओके, तो सबसे पहले हम समझते हैं एडवांटेज क्या होता है अकाउंटिंग का, ठीक है। तो एडवांटेज समझने के लिए मैंने उसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। तो उस एक एक पॉइंट को हम लोग क्लियर पॉइंट से समझेंगे विद एग्जांपल, थोड़े छोटे छोटे एग्जांपल्स लेंगे अपने रेगुलर लाइफ के, बुक्स के। तो थोड़ा क्या रहेगा, हमें आइडिया लगता रहेगा कि भाई अकाउंटिंग क्या होता है। आई मीन अकाउंटिंग तो समझ ही गए हैं क्या होता है, पर उसके एडवांटेज क्या है, ठीक है। बिजनेस में एडवांटेज क्या होता है, और वो बिजनेस को रिलेट करने के लिए मैं जैसे एग्जांपल देता हूँ हमेशा वैसे ही दूंगा कि आपके रियल लाइफ के एग्जांपल, क्योंकि हमारा जो रियल लाइफ है वही तो बिजनेस है, ठीक है। सब छोटा बड़ा करके वही तो चल रहा है। तो हम लोग एक काम करते हैं, समझते हैं। सबसे पहले है अवेलेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। देखो, सबसे बड़ा जो पॉइंट होता है वो क्या होता है कि हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड क्यों कर रहे हैं, व्हाई वी आर रिकॉर्डिंग ऑल द ट्रांजेक्शंस। फर्स्ट रीजन, टू गेट द इंफॉर्मेशन, राइट, ताकि एट द एंड हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाए। क्योंकि अभी याद मैंने बताया था कि हमारी जो कहते हैं ना ब्रेन पावर है वो एक लिमिटेड है। हम कुछ चीजों को ज्यादा दिन तक याद नहीं रख सकते, या यूं बोलो कि हम हर चीज को ज्यादा दिन तक याद नहीं रख सकते हैं, है ना। ये सिंपल है, ये तुमने भी फेस किया होगा, मैंने भी फेस किया, पूरी दुनिया ने फेस किया है। तो हम लोगों ने क्या किया, वी स्टार्टेड रिकॉर्डिंग ऑल द इंफॉर्मेशन, राइट। अब बेनिफिट क्या है, accounting information is prepared by an owner of any business. If this information is readily available, it can be used by the owner as and when it is needed. अब देखो, अब हर चीज तुम्हारे पास रिकॉर्डिंग है, हर चीज तुम्हारे पास लिखा पढ़ी रखा हुआ है, तो तुम जब चाहो तब उसका इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा कि भैया वो, एक बार बताता है कि एक साल पहले जो ट्रांजेक्शन हुआ था उसको रिकॉर्ड किए हो कि नहीं रिकॉर्ड किए हो, और रिकॉर्ड किए थे तो उसका एंट्री क्या है, कितना खर्चा किए थे। तो वैसे तो हम लोग नहीं करेंगे ना, राइट। सो कहने का मतलब मेरा क्या है कि अकाउंटिंग रिकॉर्ड करने से बेनिफिट ये है कि व्हेन यू नीड यू कैन यूज दैट इंफॉर्मेशन इजीली, राइट। सो मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। द नेक्स्ट वन इज टू नो प्रॉफिटेबिलिटी। समझो, अकाउंट का मतलब ही क्या होता है, बिजनेस का मतलब ही क्या होता है, प्रॉफिट। अगर हम अकाउंटिंग बना रहे हैं तो उससे हम क्या जान सकते हैं, प्रॉफिट भी जान सकते हैं कि हमारे बिजनेस का एक्चुअल में प्रॉफिट क्या है। अब समझो कैसे, during a specific accounting period, how much profit is earned or how much loss is incurred by the business, this information is provided by accounting. अब क्वेश्चन मन में आता है कि ये सारी इंफॉर्मेशन कैसे मिलेगी, तो सिंपल सा रीजन है उसका, दिस इंफॉर्मेशन इज ascertained फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की चिड़िया है, जिस चिड़िया का इस्तेमाल करके हम बिजनेस का हम जान लेते हैं कि उसका भाई प्रॉफिट कितना है या एक्सपेंस कितना है। कैसे, जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लो तुम बिजनेस किए थे और उसमें तुम्हें 500 रुपए की कोई इनकम हुई थी, ठीक है। उसके अगेंस्ट 200 का एक्सपेंस हुआ था, फिर 2-3 दिन के बाद 200 रुपए की इनकम हुई, फिर 50 का एक्सपेंस हुआ, फिर उसके बाद 300 की इनकम हुई, फिर 100 का एक्सपेंस हुआ। तो इसको मैंने यहाँ पे इनकम लिख दिया है और यहाँ पे एक्सपेंस लिख दिया है। तो अब इसका डिफरेंस निकाल लो। डिफरेंस निकालने का मतलब क्या होता है, दोनों का टोटल करो। अब तुम्हें देख के ही लग रहा है कि ये 1000 रुपीज है, राइट, ये है 1000 रुपीज। अब ये देखो, देख के कितना लग रहा है, ये 350 रुपीज है, राइट। तो जो बीच का डिफरेंस होगा 650 रुपीज, वो तुम्हारा क्या हो गया, इनकम हो गया। तो बिजनेस में इस तरह से बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग करते हैं, और ऑन दैट बेसिस वी गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रॉफिटेबिलिटी। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का क्या है, टू नो फाइनेंशियल स्टेटस। ओहो, स्टेटस की बात आ गई। तो यहाँ पे वो व्हाट्सएप वाला स्टेटस में दिखने लगा, ठीक है, वो वाला स्टेटस नहीं है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एट द एंड ऑफ द पीरियड व्हाट इज द साइज ऑफ लायबिलिटी फॉर द बिजनेस कैन बी असर्टेन। हाँ, लायबिलिटी नहीं, और भी आगे है, if the size of liability of business is more, समझो, if the size of a liability of business is more, it indicates weak economic condition, and if the size of liability of a business is less, it indicates good economic condition. तो ये सारी चीजें पता कैसे चलेगी, we prepare a balance sheet, ठीक है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, तुमने सुना होगा कि मूवीज में डाले बोलते हैं कि इस कंपनी का अकाउंट देखते हैं तो सारा कच्चा चिट्ठा निकल जाएगा, बैलेंस शीट लेकर आओ। तो कहने का मतलब कैसा है
कि बेसिकली हमारा एक अकाउंट होता है जिसका नाम है बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट में हम क्या करते हैं, हमारी कंपनी की जितनी भी एसेट्स है, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं। अब सवाल आता है कि सर ये एसेट्स और लाइबिलिटीज क्या होती हैं? तो बिजनेस में एसेट्स का मतलब सिर्फ लैंड एंड बिल्डिंग नहीं होता है। हम जानते हैं कि लैंड एंड बिल्डिंग एसेट्स है, हमारी फर्नीचर एसेट्स है, बट वहां पे बहुत सारी चीजें होती हैं। देयर आर मेनी थिंग्स विच आर आवर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज। लाइक फर्नीचर है तो है एसेट तो है भैया, प्रीपेड है वो। अब ये सारी क्या है, सब प्रीपेड क्या है, ये क्या है, वो क्या है, समझेंगे। बट अभी सिर्फ इतना समझो कि बहुत सारी चीजें एज अ एसेट्स वहां पे हम दिखाते हैं, जैसे कैश हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, ठीक है। और मान लो कोई तुम्हारे पास फर्नीचर फिटिंग्स है, और मान लो कि तुम्हारे पास बैंक में कुछ कैश पड़ा हुआ है, या किसी का तुम्हारा कैश किसी और के पास है, लाइक डेटर्स, ठीक है। तो उन सब चीजों से हम सिचुएशन से हम जान सकते हैं कि एक्चुअल में बिजनेस का फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। ओके, आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। अगर कोई भी डाउट होता है किसी भी पॉइंट से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो, आई विल एक्सप्लेन अगेन। क्योंकि देखो यहाँ पे मैं बता तो दे रहा हूँ, इट मे पॉसिबल कि तुम जब रीड करो या जब तुम पढ़ो तो तुम्हारे दिमाग में उस टाइम समझ में ना आए, तो तुम पूछ सकते हो कि सर ये वाला पॉइंट वापस बता, तो वहां पे मैं लिख के बता दूंगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। क्योंकि वापस तो वीडियो एक पॉइंट के लिए बनाऊंगा नहीं, राइट। तो पूछ सकते हो। नाउ टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टैक्स प्लानिंग। अब टैक्स प्लानिंग कैसा है, अब समझो बात को। हम बिजनेस करते हैं, हमें पता है हम पैसे कमाने वाले हैं, तो हमारे पीछे भी कोई बैठा होता है जो ये देखता रहता है कि ये कब बिजनेस शुरू करे, पैसे कमाए और हम इससे वसूल करें टैक्स। क्या वसूल करें? टैक्स, मतलब गवर्नमेंट, राइट। तो गवर्नमेंट जो है वो हमसे अलग अलग तरह की टैक्सेस लेती है, राइट। तो वो अलग अलग तरह की जो टैक्सेस लेती है वो हम उनको कब पे करेंगे? जब हमारा कोई ट्रांजेक्शन होगा, और ट्रांजेक्शन होगा तो उसको रिकॉर्ड करना जरूरी है। रिकॉर्ड करोगे तो ही लीगली टैक्स पे करोगे, अदरवाइज तो हमने सुना है बहुत सारे लोग ब्लैक मनी भी रखते हैं और उसका तो कोई टैक्स ही नहीं पे करते। ब्लैक मनी का मतलब ही क्या है? जब तुम टैक्स नहीं पे कर रहे हो। तो हम तो ऐसे नहीं है ना, हम बहुत अच्छे लोग हैं, हम बहुत शरीफ लोग हैं। हम क्या करेंगे, प्रॉपरली अकाउंटिंग बनाएंगे, प्रॉपर रिकॉर्डिंग करेंगे, और उस प्रॉपर रिकॉर्डिंग के बेस पे हम सरकार को टैक्स पे करेंगे, राइट। तो अभी यहाँ पे समझो, टैक्स ऑन अर्न इनकम हैज टू बी पेड बाय एवरी बिजनेस यूनिट इन डिफरेंट फॉर्म्स, राइट। हम सबको पे करना नेसेसरी है भाई, देश के काम आ रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। Now, the determination of tax size is based on quantum of transaction of business. कितना तुमने ट्रांजेक्शंस किया है, कितना तुम्हें बेनिफिट हुआ है, on that basis you have to pay your tax amount, right? ऐसे कोई आके नहीं बोल सकता है अच्छा तो उसका चाचा है तो उसका भतीजा है, चल ला पैसे दे। नहीं नहीं, हमारी जितनी इनकम है, हमारा जितना कहते हैं ना ट्रांजेक्शन हुआ है, उसके बेस पे कंपेरिजन करते हैं, चेक करते हैं, फिर हम टैक्स पे करते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन इज कीपिंग इन माइंड quantum of transaction, what amount of tax is to be paid for respective period is ascertained from accounts, already explained. From this information, planning for tax payable during the period can be made. I hope this point is clear कि every year, हर साल हमें टैक्स पे करना पड़ता है, और वो हम कैसे पता करेंगे? हम जब अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, प्रॉपर अकाउंटिंग का जो भी इन्फॉर्मेशन होगा, जो भी अकाउंट्स बना, लाइक ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिर उसके बाद बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, फिर उसके बेस पे हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं, राइट। तो अभी ये जो एग्जांपल मैंने दिया ट्रेडिंग, प्रॉफिट और बैलेंस, इसके बारे में भी हम आने वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, राइट। तो अभी फिलहाल हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट है वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। ओहो हो, वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस। वैल्यूएशन ऑफ बिजनेस क्या है कि किसी भी बिजनेस की वैल्यू करना, राइट, चेक करना कि राइट नाउ इसकी वैल्यू क्या है। हम कभी भी किसी बिजनेस का, किसी भी चीज का हम कब वैल्यू कब चेक करते हैं? जब हमें क्या करना होता है, उसको सेल करना होता है। अदरवाइज तो जो चीज हमारी, हम उसको क्या बार बार कीमत निकालेंगे भैया? हमें जब उसको सेल करना होता है तभी हम चेक करते हैं कि अभी इसकी मार्केट में कीमत क्या है, ताकि थोड़ा कमा सके कुछ, है ना। इन प्रैक्टिस समटाइम्स एन ओनर सेल्स हिज ओन बिजनेस टू अनदर पर्सन अंडर दिस सर्कमस्टेंस। अभी तुम बिजनेस सेल करने का तो डिसाइड कर ली हो, क्वेश्चन अराइज होता है कि तुमने बिजनेस सेल करने का तो डिसाइड कर लिया है, लेकिन तुम सेल कितने में करोगे? तो यहाँ पे व्हाट शुड बी द सेलिंग प्राइस, व्हाट इज द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ बिजनेस, इकोनॉमिक कंडीशन, ये सारी सामने वाला चेक करेगा कि नहीं करेगा? अब ऐसे तो है नहीं कि आएगा, तुम बोलेगा अच्छा तुम्हें बिजनेस बेचना है, चलो मेरे पास बहुत पैसा पड़ा हुआ है मेरे घर पे, चलो बिजनेस बेच दो अपना। नहीं, वो ये चेक करेगा कि जो आप बिजनेस सेल कर रहे हो, या वो जो बिजनेस परचेस करने वाला है, उस बिजनेस की वैल्यू क्या है मार्केट में, ठीक है। बिजनेस का प्रॉफिट कितना कमा लेती है, ठीक है, उसकी इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी इंफॉर्मेशन को वो क्या करेगा, चेक करेगा। देन उसके बाद वो वैल्यू डिसाइड करेगा, राइट। अगर तुमने बोल दिया कि 50 करोड़, तो ऐसा तो है नहीं कोई भी निकाल के से 50 करोड़ दे देगा, ये लो पैसा, नहीं है ना। वो क्या करेगा, पहले चेक करेगा कि भाई ये जो बंदा बता रहा है, ये जो पर्सन बता रहा है इन्फॉर्मेशन, इज दिस राइट और नॉट। क्योंकि भाई पैसे का सवाल है, बिजनेस का सवाल है,
फ्यूचर में उसे वो चलाना है, उसे पता होना चाहिए कि जो वो परचेस कर रहा है उसके एक्चुअल में कंडीशन क्या है, राइट? समझ में इतना? तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग कैसे होता है, तो मैंने बताया था जब हम लोग अकाउंट का डेफिनेशन पढ़ रहे थे, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ रहे थे, तो वहां पे मैंने एक्सप्लेन किया था कि बिजनेस में सिर्फ हम नहीं है, हमारे जैसे और भी लोग रिलेटेड हैं, कनेक्टेड है, राइट? तो अब जब बहुत सारे लोग हैं तो उसमें क्या होता है, पढ़ते हैं फिर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ बिजनेस लाइक सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, कंपनी प्रिपेयर देयर ओन अकाउंट्स। अलग अलग टाइप्स के बिजनेस होते हैं और ईच एंड एवरी कंपनी प्रिपेयर देयर ओन अकाउंट। स्पेसिफिकली accounts of company are used by the several stakeholders like creditors, shareholders, investor for their investment decision and accounting plays a vital role in decision making। अभी सवाल आता है सर कैसे, तो कैसे का मतलब ये है कि ये जो इतने सारे लोग हैं बिजनेस से रिलेटेड, इनको पता होना चाहिए कि जिस बिजनेस से ये ट्रांजेक्शन करने वाले हैं, जिस बिजनेस के साथ इनका व्यवहार होने वाला है, उसके साथ इनके गुण मिलते हैं कि नहीं मिलते। जैसे है ना, कुंडली मिलाते हैं भाई, कुंडली चेक करते हैं कि इसके जो गुण है वो हमारे गुण से मिलते हैं कि नहीं मिलते। अगर 36 के 36 गुण नहीं मिले तो बिजनेसेस के साथ नहीं करना है ना? क्योंकि भाई सीधी सी बात है, इफ एनीवन इज इन्वेस्टिंग हिज हार्ड वर्किंग मनी देन ही विल नो अबाउट यू, ही विल ट्राई टू फाइंड इंफॉर्मेशन अबाउट यू, राइट? दिस इज द फैक्ट। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे तो है एज एन एविडेंस, ओ सबूत गवाह को मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि हमने क्या किया है, सारे अकाउंट को हम क्या कर रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं। और जब तुम कोई चीज रिकॉर्ड कर रहे हो तो वो एज अ प्रूफ दे सकते हो कि नहीं, है ना? एज अ प्रूफ हम दे सकते हैं। अगर एज अ प्रूफ हम दे सकते हैं तो दो भाई। अभी क्या है यहाँ पे, द इंफॉर्मेशन ऑफ अकाउंट इज बेस्ड ऑन accounting rules, right? It is basically based on accounting rules and principle. These accounts prepared in a such manner are considered reliable। और सब लोग ट्रस्ट करेंगे। क्यों ट्रस्ट करते हैं? जैसे कोई भी चीज अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस के बीच पे होती है तो लोग उस पर ज्यादा भरोसा करते हैं। अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस को डेविएट करके तुम कोई काम करते हो, तुम अच्छा भी काम कर रहे हो, तो भी लोग तुम्हें अपोज करेंगे, राइट? सो ड्यू टू दिस क्वालिटी ऑफ रिलायबिलिटी at the time of any disputes account are used as a evidence। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, जैसे तुम मार्केट से क्लोथ परचेस करने जाते हो, राइट? और तुम लोगों ने कई बार देखा होगा हम क्लोथ परचेस करते हैं लेकिन हम इतने अच्छे हैं, बिल नहीं लेते हैं। अब तो चलो जीएसटी वाला सिस्टम आ गया तो सामने वाला खुद ही बिल बना के दे देता है, बट डिपेंड करता है, आज भी सब ऐसे नहीं है। कुछ लोग तो ऐसे ही दे देते। क्यों? उसका रीजन है कि भाई बिल ना देने से फायदा ही, उनको टैक्स नहीं पे करना पड़ता, वो तो चलो बात की बात है। पर यहाँ पे जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, एक्सप्लेन क्या कर रहा हूँ, एज एन एविडेंस। अब तुम देखो कई बार ऐसा होता है ना कि तुम कोई सामान परचेस कर लो और वारंटी होती है 6 महीने की, फिर 6 महीने के बाद पहले खराब हो जाए, तुम उसके पास जाओगे तो बोलेगा बिल कहाँ है। बोलेगा अरे क्या बात करे भैया, हम तो आपके पास ही करते, भूल गए क्या? बोलते नहीं, बिल कहाँ है। बोलेगा कि नहीं, तुम कितना भी बोलते जाओ उसका एक ही सवाल होगा, बिल कहाँ है। तो कहने का मतलब क्या है, each and every account is recorded, right, systematically, so you can represent it as an evidence। क्यों? Because it is reliable, it is trustable। लोग ट्रस्ट करेंगे क्योंकि रिकॉर्ड है तुम्हारे पास और प्रूफ है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज कंपैरिजन विद पास्ट ऑपरेशंस। ओके, अगर तुम हर साल अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हो, सो यू कैन कंपेयर योर परफॉर्मेंस विथ योर पास्ट परफॉर्मेंस। जैसे हम हमारे घर वाले हमारा रिजल्ट कंपेयर करते हैं, बोलते हैं ना जब 10th में था बच्चा तो 80% लाता था, 12वीं में देखो बिगड़ गया है, 70% भी नहीं ला पा रहा है। कंपेयर कर रहे हैं कि नहीं? तो वो कंपेयर कैसे कर रहे थे? जब उनके पास रिजल्ट आया तब रिजल्ट कैसा होता है, रिटर्न फॉर्म में होता है। रिजल्ट ही नहीं होता तो कंपेयर कहां से करते, है ना? सो इट मींस कंपैरिजन विद अ पास्ट ऑपरेशन। घर वाले से छुपाना नहीं। हाँ, नाउ सी द रूल्स एंड प्रिंसिपल ऑफ अकाउंट्स डू नॉट चेंज। क्यों भाई? ड्यू टू दिस फीचर due to this feature present performance of profitability or economic condition can be compared with past and information for development of business can be obtained, right? अभी जैसे तुम्हें अलग अलग डिसीजंस लेने, अलग अलग इंफॉर्मेशन लेनी है, यू कैन गेट ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन विद द हेल्प ऑफ अकाउंट रिकॉर्डेड, राइट? चाहे पास्ट का हो चाहे प्रेजेंट का हो। बेनिफिट क्या है? जैसे कि मान लो मैंने अकाउंटिंग रिकॉर्ड किया हुआ है और इस साल का जो मेरा प्रॉफिट है 5000 है, लास्ट ईयर का प्रॉफिट 3000 था, तो अच्छा है। बट हम फाइंड आउट करते हैं रीजन व्हाई वी हैव गॉट दिस मच प्रॉफिट, राइट? हमें रीजन पता करना होगा ताकि हम नेक्स्ट ईयर और अच्छा कर सके। या ये हमें तुक्का लग गया, ऐसा तो होगा नहीं ना। तो हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि परचेज कितना है, सेल्स कितना है, इनकम कितना है, एक्सपेंस कितना है, इस साल के में एसेट्स कितना है, लायबिलिटी कितना है, राइट? तो ईच एंड एवरी एस्पेक्ट को जब हम चेक करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कहाँ पे गड़बड़ी हुई और कहाँ पे हमने अच्छा किया है। जहां पे अच्छा किया उस पर और अच्छा करने की कोशिश करेंगे और जहां पे गड़बड़ हुआ है वी विल try to rectify that point, right?
यही काम होता है हमारा कि जो अच्छा है उसको और अच्छा करो, जो थोड़ा सा गड़बड़ है उसको रेक्टिफाई करो, राइट। और ये तभी कर सकते हो जब तुम्हारे पास इंफॉर्मेशन होगी। नाउ इफ डेवलपमेंट हैज नॉट टेकन प्लेस, यही बात मैंने कहा, और इज नॉट एज पर द एक्सपेक्टेशन, प्लानिंग कैन बी अंडरटेकन टू अचीव इट इन फ्यूचर, राइट। अगर प्रॉब्लम है तो हम ट्राई करेंगे उसको फ्यूचर में अचीव करने की कोशिश करेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस, अकाउंट्स कैन बी कंपेयर्ड विद द अकाउंट्स ऑफ कंपटीटर्स, इजीली है सामने वाले को, जैसे हम लोग कंपेयर करते हैं ना कि फ्रेंड का कितना है, मेरे मार्क्स कितने हैं, फिर कंपेयर करते हैं, अच्छा इसका मतलब उससे झूठ बोल रहा था, रात भर पढ़ता होगा घर पे। तो कंपनी में भी सेम ही होता है, वो लोग झूठ बोल के बिजनेस करते हैं, तुम्हें बताते नहीं है ना। अब सब चीजें तो नहीं बताएंगे, सो इन दैट केस वी कैन कंपेयर अवर डेटा विद द कंपटीटर्स एंड वी कैन गेट द इंफॉर्मेशन कि हम कहाँ उससे लैग कर रहे हैं, कहाँ उससे पीछे हैं, राइट। हमें उससे आगे निकलना है, हमें और अच्छा करना है, तो हम अपना डिसीजन ऑन दैट बेसिस लेंगे, राइट। नाउ द नेक्स्ट वन इज द मोरल कंट्रोल। मोरल कंट्रोल क्या होता है, कहते हैं ना बस एक नजर होती है, जैसे अगर तुम किताब लेके बैठे हो, ठीक है, किताब और मोबाइल दोनों पास में है तुम्हारे, एक इस साइड किताब है और इस साइड मोबाइल है, सामने पापा है, पापा भले तुम्हारे ऊपर नजर नहीं रखे हैं, दैट डजंट मैटर, बस तुम्हारे सामने पापा है तो मोबाइल को टच नहीं करोगे, दैट इज अ मोरल कंट्रोल, है ना, दैट इज अ मोरल कंट्रोल। कैसे? अकाउंट्स आर इन रिटन, अब बिजनेस से समझो, अकाउंट्स आर इन रिटन फॉर्म, दे आर यूज्ड एज अ एविडेंस, thus the chances of fraud made by the employees are reduced. Accounting assist to keep moral control over the employees. वो लोग तुम्हारे, उनको क्या लगेगा कि भाई हर ट्रांजेक्शन का रिकॉर्डिंग हो रहा है, अगर कुछ भी इधर तो मिसिंग हुआ तो उनको डायरेक्टली पता चल जाएगा कि कौन से डिपार्टमेंट से मिसिंग है और कितना मिसिंग है, तो वो सबके ऊपर इंक्वायरी करेंगे। सो बेटर है कि भाई हम लोग अपना काम करते रहते हैं, राइट। सो दिस टाइप्स ऑफ मोरल कंट्रोल कैन बी seen in a business. Now the next one is the corrective measures. करेक्टिव मेजर्स मींस अभी पीछे वाले पॉइंट में देखा था कि प्रॉब्लम है तो प्रॉब्लम है तो उसके बेस पे करेक्टिव मेजर्स भी तो ले सकते हैं ना, प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। नाउ सी है, in practice it is so happens that the business suffers due to some past decision made by the owners or management of a business. हम अपने पास्ट के डिसीजंस के बेस पे आज भुगतते हैं, मतलब जो प्रॉब्लम्स होती है वो हमने कोई पास्ट में डिसीजन लिया था उसके बेस पे ही होते हैं। और बिजनेस में तो क्या एक गलती की वजह से बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो सकता है और काई बोल रहा हूँ, काफी लोगों को फेस करना पड़ सकता है, राइट। तो जब हम एक ही बिजनेस से, मतलब एक ही पॉइंट डिसीजन की वजह से काफी लोगों को लॉस हो सकता है, तो हमारा ये कहते हैं ना, हमारा ये फर्ज बनता है कि हम हर डिसीजन को देखें, अगर कोई मिस्टेक हुआ है तो उसके रिलेटेड हम क्या करें, करेक्टिव मेजर्स भी लें, राइट। The effect of these decisions are reflected in the accounts, और अकाउंट्स में वो सारी चीजें दिखती हैं कि तुमने परचेस किया था तो कहाँ से परचेस किया था, कि रॉ मटेरियल अच्छा नहीं था और इस साल सेल नहीं हुआ, कंप्लेन बहुत सारी आई हैं, या इस साल बहुत सेल हुआ है तो कहाँ से सेल परचेस किया था मटेरियल, कहाँ से, कैसे, कौन सा टेक्नोलॉजी यूज करके इस बार मटेरियल बनाया, तो हर चीज का हम डिसीजन ले सकते हैं। To avoid the recurrence of such mistakes, corrective measures and necessary care is generally taken. Okay, आई होप कि यहाँ तक सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। तो अभी हम, ये था हम लोगों का एडवांटेज, ठीक है। टोटल 10 एडवांटेज है, 10 पार्ट्स में डिवाइड है, एक एक करके एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, एक बार रीड कर लोगे ये परमानेंट रिकॉर्ड हो जाएगा माइंड में, ठीक है। क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, देखो पढ़ने का जो सबसे आसान तरीका है मेरे हिसाब से, वो तरीका ये है कि जब तुम कोई चीज पढ़ते हो तो उसको अपने पास्ट नॉलेज से रिलेट करो, पास्ट नॉलेज से रिलेट करो। रिलेट करने का बेनिफिट ये होता है, जब तुम कोई चीज रिलेट करते हो ना, इससे फायदा ये होगा कि अगर दोनों में से कोई एक चीज तुम्हारे सामने आ जाएंगे तो तुम्हें सेकंड वाला अपने आप याद आ जाएगा, ठीक है। जैसे होता है ना आजकल के बच्चों का, तो वही थोड़ा सा बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो जैसे वो कोई चीज देखते तुमको सब याद आने लगता है ना, तो जब कोई चीज देखते हो सब याद आने लगता है, क्योंकि वो तुम्हारा क्या रिलेट है। गाना सुनेंगे तो पास्ट याद आ जाएगा, गाना सुनेंगे फ्यूचर इमेजिन करने लगते हैं, क्या मतलब है, रिलेट कर पा रहे हैं ना। इन द सेम वे स्टडी में भी ट्राई किया करो, ओके। तो आज का ज्ञान यहीं पे समाप्त, आगे पढ़ते हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। सो व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग? एडवांटेज देख लिया, लिमिटेशंस समझते हैं। देखो अब इतने सारे एडवांटेज देख लिए हम, जब से अकाउंटिंग का वीडियो मैंने स्टार्ट किया तब से मैंने सिर्फ अच्छी बातें बताई हैं कि भाई इसमें ये अच्छाई है, वो अच्छाई है। तो तुम सोचो सर इतनी सारी अच्छाई है तो इसमें बुराई कहाँ से आ गई, लिमिटेशन कहाँ से आ गई? ये वही वाला सीन है जो बाबू राव के साथ हुआ था, बोलता ना कि 4 डंडे राजू खाएगा, 4 डंडे श्याम खाएगा, तो 1 डंडा तो बाबू राव भी खाएगा। सेम है कि अगर 4 अच्छाई है तो वहां पे एक बुराई भी है, लिमिटेशन भी है, राइट। अभी लिमिटेशन क्या है वो समझो। सबसे पहला पॉइंट है नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। सी, हमने स्टार्टिंग से देखा है कि अकाउंट में सिर्फ हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं हम? सिर्फ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। इट मींस वी डू नॉट रिकॉर्ड नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मनी टर्म से रिलेट कर रहे हैं वो लोग,
राइट। इट मीन्स हम जो नॉन मनी है यानी नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। अब तुम बोलोगे कि सर जो पैसे वाला नहीं है उसको हम रिकॉर्ड क्यों करें, क्या फायदा होगा उससे? तो समझो एक बात को यहाँ पे, इन अकाउंटिंग दोज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड द वैल्यू ऑफ विच कैन बी मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी। इट मींस जो हम मनी के टर्म में मेजर नहीं कर सकते उसको हम रिकॉर्ड नहीं करते। अब मन में सवाल आ रहा होगा ना कि सर जो मनी में नहीं है उसको बिजनेस से क्या फर्क पड़ेगा? एग्जाम्पल देता हूँ, समझो बात को, बहुत ध्यान से समझना। एज्यूम करो कि कोई एम्प्लॉय है तुम्हारी कंपनी, बहुत अच्छा काम करता है, बहुत डेडिकेटेड है, बहुत सालों से काम कर रहा है और बहुत अच्छा काम कर रहा है। अभी होता क्या है कि इतना ईमानदार इंसान है, अब कभी उसने कोई गलत काम नहीं किया, उसने उल्टा उसने हमेशा आपके बिजनेस के फायदे के बारे में ही सोचा है। ऐसे लोग होते हैं। तो जब ऐसे लोग हैं तो उनका तो हम रिकॉर्ड नहीं करते हैं, लेकिन अगर वो किसी दिन छोड़ के चला गया तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? क्योंकि उसका जो कहते ना भरोसा था, उसकी जो मेहनत थी वो भी चली गई साथ में, है ना। उसकी वजह से जो तुम्हें बेनिफिट हो रहा था वो भी चला गया तुम्हारे उसके जाने के साथ। तो ये लॉस हुआ कि नहीं? ये था नॉन फाइनेंशियल। बट अगर हम रिकॉर्ड करते तो लॉस दिखाते कि नहीं, एक अच्छा भला एम्प्लॉय था वो हमारे कंपनी से चला गया, है ना। क्लियर है इतना? अगर और कुछ एग्जांपल चाहिए हो तो बोल देना। ओके, द नेक्स्ट वन इज स्टेबल वैल्यू ऑफ मनी। वैल्यू, जो मनी की वैल्यू होती है इनके अकॉर्डिंग स्टेबल होती है, यानी कि ये भिड़े हैं, हमारे जमाने वाले बात करते हैं। अकाउंटिंग एज्यूम्स दैट वैल्यू ऑफ मनी इज स्टेबल। कोई भी तुम बात बोलोगे कि आज मार्केट में इसकी 5,000 वैल्यू है, तो ये बोलेंगे हमारे जमाने में तो 3,000 में ही मिलता था, है ना। इसका मतलब इनके अकॉर्डिंग जो मनी की वैल्यू है स्टेबल होती है। अब ये समझो कैसे, देखो अगर इन लोगों ने कोई मशीन जो है वो 2 साल पहले परचेस किया है एट द रुपीज ऑफ 5,000, राइट। एज्यूम करो कि इन लोगों ने मशीन परचेस किया था एट द रुपीज ऑफ 5,000। फिर ये क्या बोलते हैं कि अगर मशीन की वैल्यू 5,000 है, तो अगर इस पे डेप्रिसिएशन दे रहे हैं या कोई भी डिडक्ट कर रहे हैं, तो ये 2 साल के बाद भी क्या सोचेंगे, इसकी वैल्यू तो क्या है 5,000 ही होगी मार्केट में। बट तुम्हें पता है मार्केट जो है वो चेंज हो रहा है, मार्केट इज अ डायनामिक, वो हर पल हर वक्त चेंज होता रहता है। तो हो सकता है इस 5,000 की वैल्यू मार्केट में अभी कितनी हो गई हो, 10,000 रुपए हो गई हो। मतलब जो 5,000 में मशीन आती थी अभी वो कितने में हो गई हो, 10,000 में। जैसे एक और एग्जांपल समझो कि हमें कुछ खरीदना होता है, कपड़े उपड़े या कुछ भी चीजें खरीदनी होती है, हम खरीद के लेकर आ जाते 2,000 2,500 में। फिर पापा को बताओ, पापा बोलेंगे कितने का, 2,000 का। पता है जब मैं खरीदता था ना 500 रुपए में मिलता था, अभी पिछले साल ही मैंने लिया था 500 रुपए में। बट द कंडीशन इज कि भाई साहब मार्केट इज अ डायनेमिक और इट चेंजेस, इट मींस मनी की वैल्यू जो है वो स्टेबल नहीं होती है। और इन्होंने क्या एज्यूम किया कि मनी की वैल्यू स्टेबल होती है, राइट। तो ये भी एक लिमिटेशन है, राइट। अभी नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन। अब देखो अकाउंट का मतलब क्या होता है, रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड क्या करते हैं, जो ऑलरेडी हो चुका है। इट मींस इट रिकॉर्ड्स ओनली हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शंस। अभी समझो बात को, इससे क्या लॉस, इसके क्या फायदा है। इन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शंस historical transactions or events are recorded, right? No correction are allowed in the transactions for any mistakes, but still historical transactions and events are useful to take future decision. It means basically they all are recording हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन, मतलब जो भी पास्ट में हुए तो उसमें कोई भी हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। अब ये बात है कि भाई पास्ट में चीजें जो हुई हैं वो हमारी हेल्प कैसे करेंगी, तो हमें पता है कि हम डेटा कंपेयर करते हैं, डिसीजंस लेते हैं। भले वो पास्ट की इंफॉर्मेशन है बट इट ऑल्सो हेल्प अस इन टेकिंग फ्यूचर डिसीजंस, राइट। तो हम इसे डिनाई नहीं कर रहे हैं, बट स्टिल बोल रहे हैं कि सारे जो चीजें रिकॉर्ड करते हैं पास्ट से रिलेट करते हैं। अब अगर फ्यूचर से एजम्पशन ले सकते हैं या कुछ कर सकते हैं तो हम इसको बहुत अच्छा मानते हैं, और इसको अच्छा मानते हैं कि डिसीजन ले सकता है, या सॉरी डिसीजन नहीं, कुछ अंदाजा लगा सकता है, राइट। लेकिन हम करते भी हैं पर ये रिकॉर्ड नहीं करते उसको, हम लोग उस चीज को रिकॉर्ड नहीं करते। ये सिर्फ बोल रहे हैं कि ये पास्ट को रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पे बात रिकॉर्डिंग की हो रही है, ठीक है। आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट वन इज अवॉइडेंस ऑफ मार्केट वैल्यू। अभी जो मैंने पहले एग्जांपल दिया था ना वीडियो वाला, वही सेम यहाँ पे है। द वैल्यूज ऑफ एसेट्स कीप ऑन चेंजिंग, द देयर मार्केट प्राइस कीप ऑन changing, right? In accounting, market value is ignored and only actual cost-based treatments are given. It means अगर तुमने कोई चीज 5,000 में परचेस की है तो जब तक वो तुम्हारे कंपनी में है तब तक वो 5,000 की ही रहेगी, तुम कभी उसकी वैल्यू को कम या ज्यादा नहीं करते हो। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं कि अगर मान लो कि तुमने कोई एसेट लिया था 1,00,000 रुपीज का, ठीक है, थोड़ा बड़ा बन जाते हैं, बार बार 5,000 रुपए नहीं ले सकते, तो 1,00,000 रुपए का मैं मशीन परचेस किया था, ठीक है। अब मान लो 1 साल यूज किया कि 1 साल के बाद उस मशीन की वैल्यू मार्केट में 80,000 हो गई, लेकिन हमने तो लिया था 1,00,000 रुपए का। तो हम अभी भी क्या बोलते हैं कि भाई साहब मैंने लिया है 1,00,000 रुपए का। कोई पूछेगा कि भाई साहब इस मशीन की वैल्यू क्या है, तुम बोलोगे 1,00,000 रुपए का है, लेकिन वो बोलेगा अरे मार्केट में तो 80 का है। बोलता नहीं, हमने जब परचेस किया था तो हमने 1,00,000 में किया था, राइट। इट मींस कि हम लोग क्या करते हैं, मार्केट वैल्यू को इग्नोर करते हैं।
राइट। तो ये भी उसका एक लिमिटेशन है। नाउ नेक्स्ट वन इज यूज ऑफ एस्टिमेट्स। अब समझो यूज ऑफ एस्टिमेट्स क्या है। अकाउंट्स में कुछ रिकॉर्डिंग ऐसी होती है विच इज बेस्ड ऑन एस्टिमेशन, अंदाजे पर होता है। कैसे, समझो। इन अकाउंटिंग आइटम्स like bad debts reserve is determined on estimation. If estimations are mistake oriented यानी wrong हो, it will be reflected in accounts. कैसे, समझो बात को। बेसिकली जो ये बैड डेट रिजर्व वाला पॉइंट होता है, ये हम लोग का जो फुल्ली बेस्ड होता है वो एस्टिमेशन के ऊपर बेस्ड होता है। अब एस्टिमेशन कैसे लेते हैं, हम अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पे। अभी बैड डेट्स रिजर्व का मतलब क्या होता है, इसके बारे में डिटेल हम लोग स्टडी करेंगे आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में। अभी बस इतना समझ लो कि पैसे डूबने वाले हैं, इट मीन्स कि अब तुम्हें वो पैसे मिलने वाले नहीं है, कुछ ऐसा अंदाजा हम लगाते हैं, राइट। अब अंदाजा जो है, अब फ्यूचर का तुम अंदाजा कैसे लगा ली कि पैसे डूब ही जाएंगे, और 100% सच होगा ये भी कोई गारंटी है नहीं है ना। इट मीन एस्टिमेशन कैन बी रॉन्ग, राइट। राइट भी हो सकता है, पर राइट है तो चलो अच्छी बात, लेकिन रॉन्ग हो गया तो, राइट। इसका मतलब क्या है, कुछ डिसीजन हमारे होते हैं जो फुल्ली एस्टिमेशन के बेस पर होते हैं, तो वो 100% लॉजिक वाले 100% राइट नहीं हो सकते, राइट। बट दिस काइंड ऑफ एस्टिमेट्स आर डन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस एंड लॉजिक। लेकिन मैंने कहा ना कि भाई जरूरी नहीं है कि वो तुम्हारा लॉजिक है वो सच हो, लेकिन हमारा जो एक्सपीरियंस कहता है वो इसको सपोर्ट करता है कि भाई पिछले साल ऐसा हुआ था, पिछले साल ये सिचुएशन हुई थी तो इतना लॉस हुआ था, तो आज भी तो हो सकता है। हमारा एक्सपीरियंस है इसलिए हम डिसीजन ले रहे हैं, बट स्टिल ये एस्टिमेशन ही माना जाएगा। सो पॉसिबिलिटी ऑफ मिस्टेक रिमेन्स मिनिमम। लेकिन क्या है, जो गलतियां होती है वो कम से कम होती हैं। क्यों? बिकॉज हमने एस्टिमेशन लिया, लेकिन वो एस्टिमेशन किसके बेस पर है, पास्ट के बेस पर है। तो अगर पास्ट में ऐसा कुछ हुआ तो फ्यूचर में भी हो सकता है, तो हो सकता है कम या ज्यादा ही होगा, राइट। अभी नेक्स्ट है ड्यूअल स्टैंडर्ड। अभी ये आ गया दोगला इंसान। दोगला कैसे है, ये डोंगरा, समझो। देयर आर टू इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ अकाउंट्स लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मतलब क्या होता है, इसमें हम सारे प्रेजेंट ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं, सारे प्रेजेंट ट्रांजेक्शन। और अकाउंटिंग, ये जो बैलेंस शीट है हमारा, सॉरी यहाँ पे ये जो हमारा बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, सारे पास्ट ट्रांजेक्शन, लाइक एसेट्स कब परचेस किया था, लायबिलिटी कितनी की है पास्ट वाली, वो सारी रिकॉर्ड करते हैं। अब प्रॉफिट एंड लॉस में हमने आज कितना पे किया वो रिकॉर्ड करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि दो अलग अलग चीजें देखने को मिलती है, एक में सारे करंट डेटा है और एक में सारे पास्ट डेटा है, राइट। तो हो गया ना डुअल स्टैंडर्ड, राइट। दो अलग अलग मेथड्स को यूज करते हैं एक ही अकाउंट में। तो ये है हमारा लिमिटेशन, राइट। तो आई होप कि अच्छा एक और मैंने दिया हुआ है, सॉरी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट विच इज नोन एज द इनकम स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड ऑन द करंट प्राइसेस, मैंने पहले ही बता दिया है। व्हाइल आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट आर डिस्क्लोज एट ओल्ड प्राइसेस यानी हिस्टोरिकल प्राइसेस, दिस काइंड ऑफ डिस्पैरिटी प्रिवेल्स। और मार्केट, ये जो हमारा अकाउंट है उसमें ये कहते हैं ना डुअल स्टैंडर्ड अवेलेबल है। तो ये था हमारा लिमिटेशन और एडवांटेज भी हमने देख लिया। आई होप कि ये आपको पूरा पॉइंट क्लियर हुआ होगा। और अगर कोई भी डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड या पास्ट में जो भी टॉपिक्स पढ़ा है, तो तुम लोग लाइक कमेंट कहाँ से आएगा उसमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। लाइक तो अलग है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में करके बता सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर सकते हो, फ्यूचर में और भी चीज़ें मिल सकती हैं, डिपेंड करता है, ठीक है, तुम सब्सक्राइब करते हो कि नहीं करते हो। और वीडियोस को कंटिन्यू देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तो तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, और एक बड़ा सा स्माइल, राइट। तो वीडियोस देखते रहो, लाइक करते रहो, शेयर करते रहो और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल। और इसी तरह से हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे, समझते रहेंगे, और चीज़ों को रिलेट करना बहुत ज़रूरी है, इस बात को याद रखना, ठीक है। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।